देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे आज लेते हैं। हम लास्ट क्लास में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उनमें हमने कौन कौन सी पढ़ी। एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था और एक पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अपन पढ़ रहे हैं अभी। और एक सवाल भी किया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट 500 ग्राम पानी का क्या होगा अगर उसमें 30 ग्राम यूरिया को ऐड कर दिया जाता है तो। ठीक है। अब देखो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इसमें गहराई से सोचते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन है 100 ग्राम 1000 ग्राम H2O 1000 ग्राम H2O have 0.1 mole urea and its freezing point and its freezing point is माइनस का 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड and now it is freezed up to -2 डिग्री सेंटीग्रेड then how much amount of ice will form? Then how much amount of ice will form? ये देखो क्वेश्चन है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसे ट्राई करिए कि कितना आएगा जब -2 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर देते हैं टेम्परेचर। तो उस समय तक कितना वेट होगा आइस का। अब देखो इस सवाल को समझना, बहुत अच्छे से समझना कि क्या है ये सवाल। भाई फ्रीजिंग पॉइंट अभी कितना है? जब 1000 ग्राम पानी में 0.1 मोल यूरिया है तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? माइनस का 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब देखो ये चीज जो है ना ध्यान से समझना कि जैसे ही हम पानी से बर्फ बनना हमारा प्रक्रिया शुरू होगा, पानी से जो आइस फॉर्मेशन शुरू होगा, मान लो ये आइस बन रही है, ये आइस फॉर्मेशन हो रहा है और ये पानी है। ठीक है, इस तरह से आइस फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब पूरा का पूरा लिक्विड था, जब पूरा का पूरा क्या था? लिक्विड था, तो उस समय कुछ मोल फ्रैक्शंस थे या फिर कुछ मोलैलिटी थी, स्मॉल एम मान लो। उस मोलैलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ था, कुछ कितना था उसके अकॉर्डिंग आ रहा था, माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। अब जैसे ही हम कम करेंगे टेम्परेचर और हम माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे तो क्या होगा कि पानी जमना शुरू हो जाएगा। पानी क्या होगा? जमना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, लिक्विड है, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहां पर देखो पॉइंट क्या है कि एज वाटर टर्न्स इनटू आइस, वेट ऑफ लिक्विड वाटर जो कि हो गया सॉल्वेंट, इसकी अमाउंट क्या होगी? डिक्रीज करेगी ना। अब वाटर की अमाउंट डिक्रीज करेगी, लिक्विड की अमाउंट डिक्रीज करेगी, तो मोलैलिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करता है तो मोलैलिटी क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो यहां पे क्या होगा? सो मोलैलिटी विल इंक्रीज।
तो मोलैलिटी विल इंक्रीज, अगर मोलैलिटी इंक्रीज होती है तो जो डेल्टा टीएफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात ये? भाई डेल्टा टीएफ क्या होता है, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल ही तो होता है। जितनी मोलैलिटी बढ़ेगी उस प्रोपोर्शन में हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि पानी का कुछ हिस्सा तो किससे बदल गया, आइस में बदल गया ना। तो वो तो 1000 ग्राम पानी के कॉरस्पॉन्डिंग था, जिसमें 0.1 मोल यूरिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा था माइनस में 0.2। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, पानी का अमाउंट किधर कन्वर्ट होता जाएगा, आइस में धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्ट होगा, ऐसे एक साथ कन्वर्ट नहीं होगा। तो पानी जो है उसकी अमाउंट कम होगी, मोलैलिटी बढ़ेगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी कि पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट 0.2 था, अब वो फ्रीजिंग पॉइंट 0.3, माइनस का 0.4, माइनस का 1, माइनस का 2, ऐसे जाता रहेगा। यानी कि एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी आपको मिलेगा नहीं। हाँ, हर फ्रीजिंग पॉइंट की स्टेज पे हम ये देख सकते हैं कि सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या रहने वाला है, लिक्विड फिक्स रहने वाला है। जो जमेगा वो अपन ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूट आइस में नहीं आया, जो आया वो सीधा सीधा किस में आ गया, बर्फ में ही आ गया, है ना। आइस में जो है सॉल्वेंट आया है, सॉल्यूट नहीं आया है, सॉलिड लिक्विड फेज में ही है। ये सेम चीज लागू होती है जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, तो सॉल्यूट जो है वेपर फेज में जाएगा नहीं, वेपर फेज में कौन जाएगा, केवल सॉल्वेंट जाएगा। तो हमारा जो लिक्विड है या हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो मोलैलिटी बढ़ेगी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। कोई एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि कितना पोर्शन वेपर में जा चुका होगा, कितना पोर्शन पानी में रह जाएगा, तो वहां पे भी वो क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर ही आइस वाला क्वेश्चन बनता है। हम अगर ये माने कि आइस में सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं गए, सॉल्यूट के पार्टिकल अभी भी क्या है, बर्फ में, उसमें पानी में, लिक्विड वाले फेज में। तो सॉल्यूट फिक्स है, सॉल्वेंट डिक्रीज हुआ, मोलैलिटी बढ़ी, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और कम आ गया। और ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रेट पे कम आया, वो और कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब सॉल्वेंट जो है, और वैसे सॉल्वेंट की अमाउंट जीरो होगी, तब क्या होगा, 100% आइस फॉर्म होगी ना। और उसके लिए तो अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, वो इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी कि कभी भी हमें एक फिक्स वो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। हम ये देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है माइनस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे कितना हमारा सॉल्वेंट का यानी कि लिक्विड का अमाउंट है ना। तो उस समय मान लो पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0.2 है, डेल्टा टी एफ। ये क्या हो गया, के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। 1000 ही लिख देता हूं एक बार। अब जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट -2 हो रखा होगा, मान लो हम -2 तक पहुंच गए, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना हो गया, -2 हो गया। भाई जीरो से, जीरो को -2 तक लेके गए हैं, तो डिप्रेशन कितना हो गया, 2 का ही हो गया ना। -2 नहीं, प्लस का 2 ले लेता हूँ। डिप्रेशन डेल्टा टी एफ क्या हो गया उस समय, 2 का, 2 का डिप्रेशन ले लिया अपन ने। उस समय जो के एफ है वो तो रहेगा सेम, सॉल्यूट की अमाउंट भी रहेगी सेम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ सॉल्वेंट की अमाउंट होगी, वही हमें क्या दे देगा, वाटर की अमाउंट दे देगा, है ना। तो उस समय वाटर की अमाउंट मान लीजिए कितनी रह गई, कोई एक्स रह गई, या फिर इसको मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देता हूं उस समय। आया बात समझ में? तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट उस समय का कर दिया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.1, और ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, कितना, 0.1 के बराबर। हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये और ये दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पानी का जो अमाउंट है कितना आ जाएगा, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा उस समय, अमाउंट ऑफ वाटर ये कितना आ जाएगा, 900 ग्राम आ जाएगा। तो पानी उस समय कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा।
लेकिन जो आइस होगी वो कितनी रह जाएगी, क्योंकि शुरुआत में पानी कितना था, 1000 ग्राम, उसमें से 100 ग्राम पानी रहा है, तो आइस कितनी फॉर्म हो गई, 900 ग्राम। तो इसका मतलब आइस फॉर्म कितनी हो गई, आइस फॉर्म इक्वल टू, स्टार्टिंग में 1000 था, उसमें से 100 घटा दो, ये हो जाएगा 900 ग्राम। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये कंपोजिशन होगा जब हम 2 डिग्री तक टेम्परेचर गिरा देंगे। ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का भी एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, करो। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले में ही एक ऐसा सवाल ले लेते हैं, आगे बढ़े। वो क्वेश्चन क्या है, उसमें थोड़ा डेंसिटी की टर्म्स वगैरह भी काम में लेनी है अपन को। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया having density having density equal to 1.06 ग्राम पर ml, 1.060 ग्राम पर ml is found to have delta TB equal to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेज पे जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन वो 0.5 है। इफ टेम्परेचर ऑफ दिस solution is increase up to 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट amount of water which must have gone in vapor state तो कितना पानी वेपर स्टेट में चला जाएगा, और के बी जो दे रखा है पानी के लिए वो 0.5 काम में लेना है, 0.5 केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर। तो ये सवाल है। इस सवाल को करना, ये भी सवाल वैसा ही है। इसमें बस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 लीटर और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.060 ग्राम पर ml। उस समय उसका डेल्टा टीबी है 0.5। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या दे रखा है,
जिस समय डेल्टा टीबी 0.5 है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस समय के लिए आपको मोलैलिटी अगर निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें के भी दिया हुआ है 0.5, है ना। पहला काम तो क्या करते हैं, जब ये सिचुएशन है उस समय के बी की वैल्यू दे रखी है तो मोलैलिटी देख लेते हैं। तो उस समय 0.5 इज इक्वल टू के बी हो गया 0.5 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी उस समय कितनी है? 1 मोल पर केजी हो गया, है या नहीं है? ठीक है, यानी कि उस समय 1 मोल पर केजी है हमारी मोलैलिटी। अब देखो हमारी डेंसिटी दे रखी है कितनी, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 1.060 ग्राम पर एमएल, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अगर देखा जाए तो? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml में मैं 1.060 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1060 ग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर टोटल 1060 ग्राम है, पानी अगर इसमें से 1000 ग्राम ले तो यूरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि है कौन? यूरिया ही तो है, यूरिया ना। तो यहाँ पे देखो कुछ सेट हो रहा है। सॉल्यूशन का मास दे दिया 1060 ग्राम, और मोल जो है 1 मोल पर केजी है। तो इस डेटा से तो हमें यही लग रहा है कि पानी कितना है? 1000 ग्राम है, और यूरिया कितना है? 60 ग्राम है। तो यहाँ से डेटा से दोनों से हम इंटरप्रेट करें तो क्या आ जाएगा? यूरिया जो है वो तो 60 ग्राम है, और जो वाटर है वो कितना है? 1000। समझ आई बात? क्योंकि 1 मोल पर केजी है, 1 मोल यूरिया है 1 किलो में, और यहाँ पर भी यही कुछ सॉल्यूशन का मास आया है। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि यूरिया 1 मोल है और पानी 1000 ग्राम है। अब नेक्स्ट, हमने कहाँ तक टेम्परेचर बढ़ा दिया? 101.05 तक। तो जब यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉर नाउ जो डेल्टा टीबी है वो कितना कर दिया? मान लो डैश बोल देते हैं इसको। डेल्टा टीबी कितना हो गया? 101.5 में से 100 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब डेल्टा टीबी इतना राइज कर दिया हमने, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई मोलैलिटी होगी, उस मोलैलिटी से क्या आ जाएगा हमारे पास? पानी का अमाउंट आ जाएगा। तो उस 1000 में से उस पानी के अमाउंट को घटा देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी जो वेपर फेज में चली गई है। समझ में आया? ये पूरा फंडा है इसका। यानी कि ये हो गया देखो 1.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू मोलैलिटी। तो इस समय मोलैलिटी कितनी है? 3 है, यानी कि ये 3 मोल पर केजी है। लेकिन हम जानते हैं यूरिया तो कितना है? 1 मोल ही रहेगा, है ना। यहाँ पर जो यूरिया है वो कितना है? 60 ग्राम, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? 1 मोल के। तो मोलैलिटी क्या है? मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। उस समय ये किसके बराबर है? 3 के। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1/3 केजी में आया। और ग्राम में देखेंगे तो 1000/3 ग्राम आ गया। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1000/3 ग्राम। उस समय 1000/3 ग्राम होगा सॉल्वेंट का वेट, यानी कि लिक्विड का वेट। इसका मतलब हमारा जो वेट ऑफ वेपर होगा उस समय, वेट ऑफ वेपर, ये कितना हो जाएगा? पानी कितना था शुरुआत में? 1000 था, उसमें से 1000/3 घटा दो तो कितना बच जाएगा? 2000/3 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा कि इतना अमाउंट जो है वाटर का किसमें चला गया? वेपर फेज में चला गया। समझ में आया ऐसा सवाल? क्लियर है? ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट?
इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। हाँ, उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बोल सकते हैं कि दिस इज टारगेटेड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, है ना। जब स्टार्टिंग में डेल्टा टी भी 0.5 है तो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वो जब 1 लीटर पानी में यूरिया मिलाया गया, 1 किलो पानी में 1 मोल यूरिया मिलाया गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जैसे ही हम उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, टारगेट और आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सॉल्वेंट तो वेपर फेज में चला जाएगा। लेकिन ये जो इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं यूरिया वगैरह, ये क्या होते हैं, ये तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो जाएंगे नहीं। तो पानी कम होता जाएगा, यूरिया तो उतना ही रहेगा, सॉल्वेंट कम होता जाएगा, यूरिया उतना ही रहेगा, तो मोलालिटी बढ़ती जाएगी, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो कोई फिक्स जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं, यूज इसलिए किया जाता है कि कितना अमाउंट वेपर में चला गया, कितना अमाउंट पानी में रह गया। हम भी पानी को जब उबालते हैं तो सारा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ा ना उबल जाता है, कुछ जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, तो अपन टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं पानी का, है ना। तो सारा पानी जो है एज एक साथ वेपर फेज में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जाता। तो इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्यों। समझ में आई बात? बहुत गहराई में बात है। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को करते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे समझते हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ऑस्मोसिस एज ए फिनोमिना क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये दोनों चीजें समझेंगे। देखो, ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले 2 कंटेनर लिए, इन दोनों कंटेनर में एक कंटेनर में तो हमने रखा ग्रेप्स, अंगूर रखा। अंगूर इस तरह से मान लो ये कोई अंगूर रखा, और इसे एक पानी में रख रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो NaCl कंटेनिंग वाटर है। वाटर प्लस NaCl का सॉल्यूशन है ये, वाटर प्लस NaCl का सॉल्यूशन है। अब दूसरा कंटेनर लेते हैं, सेम ऐसा ही, ठीक है। इसमें NaCl नहीं है, खाली वाटर है। इसमें NaCl नहीं है, खाली वाटर है ना, साफ पानी है। तो इन दोनों केसेस में जो हमारा राइजन है, हमारा जो अंगूर है, इसके साथ क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके साथ क्या देखा जाता है कि पहले केस में जो ग्रेप्स है,
अंगूर ये देखा गया कि इस केस में तो जो ग्रेप है श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? ये श्रिंक कर जाता है। लेकिन इस केस में ये एक्सपेंड करता है। क्या करता है? एक्सपेंड करता है। यानी कि इस केस में श्रिंक कर रहा है, यानी कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है? आउटसाइड फ्लो कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। जो पानी है अंगूर से कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। और इस केस में पानी क्या है? अंगूर के अंदर आ रहा है, तभी तो अंगूर क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? तो यहां पर ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है, मैं खाली सॉल्वेंट के परसेप्शन से देखता हूं। सॉल्वेंट के परसेप्शन से देखता हूं। देखिए, इसका कारण जो है वो होता है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? पहले डिफ्यूजन को समझिए, फिर ऑस्मोसिस को समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब पार्टिकल्स अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन देखो क्या प्रोसेस होता है? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जब पार्टिकल अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे अंगूर के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन कोई होगा और बाहर NaCl मिलाया हुआ है, तो बताओ पानी का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है? पानी का कंसेंट्रेशन की बात हो रही है। देखो जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म्स है ना, वो सारी की सारी सॉल्यूट को देखते हुए बनाई जाती है। लेकिन यहां पे हमें कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट को देखते हुए ध्यान में रखनी है। जैसे डिस्टिल वाटर, यहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है या फिर जो NaCl एक्वस सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है? मैं वाटर की कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, NaCl की नहीं। यहाँ पे NaCl की ज्यादा है, NaCl की यहाँ पे कम है, लेकिन वाटर का कंटेंट यहाँ पे कम होगा, क्योंकि रिलेटिव होती है ना। यहाँ पे वाटर कम, वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। अब अंगूर के अंदर कुछ ना कुछ तो सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होंगे ना, तो अंगूर के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी? डिस्टिल वाटर से, ये तो है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर एकदम क्लियर वाटर है। तो अंदर जो भी पानी की कंसेंट्रेशन होगी डिस्टिल वाटर की कंसेंट्रेशन के मुकाबले तो क्या होगी? कम होगी। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में पानी के पार्टिकल फ्लो हुए, इसलिए क्या हो गया? ये एक्सपैंड कर गया। लेकिन इस केस में अंगूर के अंदर जो भी पानी है उसकी कंसेंट्रेशन जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, क्योंकि बाहर हमने क्या किया? भयंकर NaCl कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन मिला दिया। तो बाहर तो पानी की कंसेंट्रेशन क्या है? कम। NaCl की ज्यादा है, पानी की क्या है? कम। तो पानी क्या करेगा? लो से हाई से लो कंसेंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा। तो यहां से अंगूर से क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, वो श्रिंक करके क्या बन जाएगा? किशमिश बन जाएगा। है ना? समझ आई बात? तो यहां पर इसका ये जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस फिनोमिना है फ्लोइंग ऑफ ऑस्मोसिस सिस इज फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। देखो किसका फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स का नहीं। फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई concentration of solvent
देखो मैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं, पर ब्रैकेट में लिख देता हूं लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हाई होगी तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, लो, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है। भाई सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन में सॉल्वेंट क्या आता है, नीचे ही आता है। समझ में आई बात। जो मोलालिटी होगी वो क्या होगी, कम ही होगी, सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट मतलब कम है, यानी कि कंसेंट्रेशन ओवरऑल क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन में क्या लेते हैं, सॉल्यूट को ऊपर लेते हैं, सॉल्वेंट को नीचे लेते हैं, है ना। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट उस समय लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्या होगी, सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट उस समय सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, हाई, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है लेकिन ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसमें एक जो लेयर होती है, दोनों कंसेंट्रेशन चैम्बर्स जो होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनके बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल लेयर। तो ऑस्मोसिस फ्लोइंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू, यहाँ पे लिखते हैं ना, थ्रू SPM, सेमी परमिएबल लेयर्स। थ्रू SPM यानी कि सेमी परमिएबल लेयर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सेमी परमिएबल लेयर जो नेचुरल होती है वो तो हमारी स्किन होती है, या फिर जो हमारे प्लांट्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो सेमी परमिएबल लेयर, यानी कि ये क्या करती है, एसपीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ फिक्स जो साइज के पार्टिकल है उन्हीं को अपने में से पास होने देती है, उससे ज्यादा साइज वाले पार्टिकल को रोक देती है। जितने भी सॉल्यूट वगैरह है वो सॉल्वेंट से उनके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, है ना। ये सेमी परमिएबल लेयर की खासियत होती है, कुछ जो है या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देती है, सॉलिड के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। एसपीएम की खासियत होती है ना। तो ये पॉइंट लिख लेना बड़ी, एसपीएम नोट, SPM सेमी परमिएबल लेयर। तो ये क्या करती है, पहली बात तो इट कैन पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, इट कैन पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, है ना। या फिर एक फिक्स साइज के पार्टिकल्स ही पास कर सकती है, उससे ज्यादा के पार्टिकल्स को पास नहीं करेगी। समझ में आया बात, कैन पास, कैन पास पार्टिकल्स ऑफ मैक्सिमम फिक्स साइज, मैक्सिमम फिक्स साइज मतलब मैक्सिमम साइज वाले इतने ही पार्टिकल, उससे ज्यादा वाले पार्टिकल्स को रोक लेगी। ठीक है। जो सेमी परमिएबल लेयर है वो दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल, आर्टिफिशियल।
तो नेचुरल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल लेयर कौन कौन सी? नेचुरल में या तो एनिमल स्किन है, जो जानवरों की चमड़ी है वो, या फिर प्लांट, या फिर स्किन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स स्किन या प्लांट स्किन। ये क्या होती है? नेचुरल होती है। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी बनाई जाती है, उसमें हम कुछ कंपाउंड्स वगैरह का यूज करते हुए आर्टिफिशियल बनाते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनका कुछ यूज करते हुए आर्टिफिशियल बनाई जाती है। तो आर्टिफिशियल का एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड, जैसे एग्जांपल है Cu2FeCN6। जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम आ जाएगा। या फिर सिलिकेट्स ऑफ Fe एंड कोबाल्ट, फेरस एंड कोबाल्ट, फेरस कोमा कोबाल्ट। तो जो फेरस और कोबाल्ट के सिलिकेट्स है वो भी हमारे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल लेयर जैसा काम करते हैं। या फिर कॉपर फेरस साइनाइड हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो भी आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल लेयर का काम करता है। ठीक है, तो ये एसपीएम की खासियत है। समझ में आया एसपीएम का फिनोमिना? क्योंकि बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं समझ सकते कि भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, क्योंकि बहुत क्रिटिकल वर्क है। ऑस्मोसिस इसी के थ्रू होता है ना। आगे बढ़े। अब देखो, ऑस्मोसिस तो समझ लिया हमने, सेमी परमिएबल लेयर से होता है, ये भी समझ लिया। अब समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ना। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसको समझना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। जैसे मान लीजिए ये कंटेनर लिया हमने, ओके, इस कंटेनर में हम बीच में लगा देते हैं एसपीएम सेमी परमिएबल लेयर। ये मान लो कोई एसपीएम सेमी परमिएबल लेयर, इसके एक तरफ तो रखा हमने सॉल्वेंट, हमने प्योर वाटर रख दिया, ठीक है। एक तरफ तो रख दिया प्योर वाटर और दूसरी तरफ रख दिया कोई इम्प्योर वाटर थोड़ा सा, ठीक है। ये तो रख दिया हमने सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कंटेनर में एक लगा देते हैं हम पिस्टन। यहां पे सॉल्यूशन वाली साइड क्या लगा देते हैं? पिस्टन। क्यों लगाया? इससे क्या होगा, क्यों होगा, क्या है ये, क्यों है ये? हम लगा रहे हैं इधर एक पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन का काम क्या है? यहां से एक प्रेशर क्रिएट करना है सॉल्यूशन के ऊपर। क्या क्रिएट करना है? प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और भी एक प्रेशर क्रिएट करना है। बताओ, सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव होंगे या सॉल्यूशन के सॉल्वेंट की तरफ? सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की तरफ, इस तरफ मूव होंगे ना? होंगे नहीं होंगे? सेमी परमिएबल लेयर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव होते हैं अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ। ये हो रहा है ऑस्मोसिस, ये तो हो रहा है ऑस्मोसिस। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां से प्रेशर हमने बढ़ाया तो यहां से सॉल्यूशन पे प्रेशर बढ़ा तो सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या तरफ जाना चाहेंगे? सॉल्वेंट की तरफ जाना चाहेंगे।
तो एक ऐसा प्रेशर आएगा जिस प्रेशर पे हमारा ऑस्मोसिस होना रुक जाएगा। ऑस्मोसिस होना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो इसको समझना। क्योंकि हमने एक अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स प्रेशर लगाया जिसपे हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। इसका मतलब सॉल्वेंट कोई प्रेशर दे रहा था नेचुरली, वाइल ऑस्मोसिस जब हो रहा था। जब ऑस्मोसिस हो रहा था तो जो हमारा ये जो सॉल्वेंट है वो कोई ना कोई प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा था। तभी तो रिवर्स डायरेक्शन में जब प्रेशर लगाया गया तो उसने क्या किया? इसको बैलेंस करके रोक दिया। है ना? समझ में आई बात? हमारा जो कंटेनर है वो क्या लगा रहा था? ऑलरेडी कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा था ये सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और यहां से हम क्या लगा लेंगे? पी एक्सटर्नल लगाएंगे इधर से। तो एक ऐसा समय आएगा जब एक्सटर्नल और ऑस्मोटिक बराबर हो जाएगा तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल डेफिनेशन तो हो गया, प्रेशर प्रेशर फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन required for osmosis. Osmosis is called osmotic pressure. समझ में आया? ऑस्मोसिस के लिए जो रिक्वायर्ड, जो ऑस्मोसिस हो रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड लगाएं, ए रिवर्स प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड by which process of osmosis stop is called osmotic pressure। क्योंकि उस समय इसकी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑस्मोसिस प्रेशर के, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी ना। तो ये डेफिनेशन ये भी हो जाएगी, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एट सॉल्यूशन साइड by which process of osmosis stops is called osmotic pressure। समझ में आया? डेफिनेशन एकदम क्लियर हुई है ना? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं पाई से। किससे इंडिकेट करते हैं? पाई। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट काम, अगर हम ये प्रेशर और बढ़ा दें तो ऐसे केस में क्या होगा? पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां से जाने लग जाएंगे? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाने लगेंगे। अगर हम इस प्रेशर को और फर्दर इंक्रीज करें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की ओर जाने लगेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जो घरों में लगता है। क्या होता है ये? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या करते हैं? मान लो कोई सॉल्टी वाटर आया है पीछे से जिसमें बहुत ज्यादा क्या है? कंटेमिनेशंस हैं। उसको अगर हमें फिल्टर करना है तो क्या किया? एसएमपी लगाई, सेमी परमिएबल लेयर लगाई, और इस तरफ क्या दिया? प्रेशर दिया। अपना आरओ लगा होता है ना, उससे प्रेशर चलता रहता तो क्या करता है? हमारा सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पानी को प्योरीफाई करके इधर भेजता रहता है और इसको हम पी लेते हैं। समझ आया बात? तो अगर हम रिवर्स प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ाएं, ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दें, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर उससे बढ़ा दे रिवर्स प्रेशर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड, तो क्या होने लगेगा? पार्टिकल सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड जाने लगेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ बोला जाता है। तो एक और डेफिनेशन ये लिख लेते हैं, if
pressure at solution site is increased more than to osmotic pressure, then solvent particles start moving from solution side to solvent side. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. RO RO। समझ में आया बात? तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फॉर्मूला वगैरह सारा नेक्स्ट क्लास में।